नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस अंक में हम किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रामीण भारत में टीकाकरण की कमी को लेकर के जो न्यूज़ आया है उस पर चर्चा करेंगे। भविष्य में कोविड 19 महामारी के आने वाले लहरों को रोकने के लिए सरकार को कौन से उपाय करने चाहिए, इसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, उस पर चर्चा करेंगे। चक्रवात तौकते जो कि चला गया, लेकिन इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है कि किस तरीके से हम आने वाले समय में ये जो चक्रवात आते हैं और उनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। उस पर यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है, उस पर चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जो गतिरोध शुरू हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेरिका को लेकर के एक न्यूज़ है, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में आज के महत्वपूर्ण समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडिया पॉइंट्स टू अ लूमिंग क्राइसिस। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में कौन सी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो कोविड 19 का इन्फेक्शन है वो अब सेमी रूरल और रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण भारत में फैल रहा है। और इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा दिया गया है जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल नंबर 1 पे ये बताया गया है कि परसेंटेज ऑफ केस यानी कि कितने केस कहाँ से आ रहे हैं। और अगर आप मई 2021 की बात करोगे तो आप देखोगे कि अर्बन एरिया से अभी जो आने वाले केसेस हैं उनमें कमी आई है, वो सिर्फ 13% रह गए हैं। और जबकि सेमी रूरल और रूरल एरिया यानी कि गांव का जो क्षेत्र है अगर उसको मिलाया जाए तो वहां से लगभग 65% केसेस आ रहे हैं। यानी कि ये साफ साफ दर्शाता है कि कोविड 19 का इन्फेक्शन अब शहरों से निकल करके रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण भारत की तरफ हो गया है। इसी तरीके का ट्रेंड अब पिछले साल भी देखा गया था। यहाँ पर सितंबर 2020 में भी यही हुआ था कि अर्बन एरिया में जो इन्फेक्शन का रेट था वो घट गया था और ये जो रेट है ग्रामीण भारत में वो बढ़ गया था, जो कि लगभग 65% के आसपास ही था। कहने का आशय ये है कि अभी जो कोविड 19 के केसेस आ रहे हैं उसमें से ज़्यादा केसेस ग्रामीण भारत से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन के डोज की बात करें तो आप देखोगे कि मई 2021 में अर्बन एरिया में जो वैक्सीनेशन है वो 30.3% अराउंड 30% के आसपास हुआ है। और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो मात्र 12.7% लोगों को ही वैक्सीन मिल पाया है। तो यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से कोविड 19 का जो संक्रमण है वो अब अर्बन एरिया से निकलकर गांवों की तरफ फैल चुका है। और गांवों में भी हमें उसी तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाना होगा जिस तरीके से हम अर्बन एरिया में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारे सेंटर हैं जहां पर लोगों को वैक्सीन दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति भारत के गांवों में देखने को नहीं मिल रही है। और इन्हीं सब बातों का जिक्र यहाँ पर इस न्यूज़ में किया गया है और बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से अगर हमने इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान नहीं दिया तो ये जो क्राइसिस है वो बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और न्यूज़ यहाँ पर आया है जिसमें ये कहा गया है कि 98% ऑफ इंडिया स्टिल एट रिस्क वॉन्स हेल्थ मिनिस्ट्री। यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया है कि 98% जो हमारा पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो अभी भी हाई रिस्क पर है, उसे कोरोना के संक्रमण होने का चांस है। यहाँ पर यह बात कहा गया है इतना ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने के बाद भी सिर्फ पूरी जनसंख्या का 2% लोगों को ही ये इन्फेक्शन हुआ है। और इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि अभी 98% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये इन्फेक्शन नहीं हुआ है और हाई रिस्क पर हैं और उन्हें कोरोना होने का चांसेस ज्यादा है। इसी बात को यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है।
इसी न्यूज में ये बताया गया है कि हमारे देश में 8 ऐसे स्टेट हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं जिनका कि इलाज अभी चल रहा है, और 22 ऐसे स्टेट हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। यानी कि अगर 100 लोगों का टेस्ट होता है तो 15 लोगों से ज्यादा लोगों में कोरोना इन्फेक्शन पाया जा रहा है। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है जिसे हम बोल रहे हैं ट्रायल फॉर चिल्ड्रेन। यहाँ पर नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल के द्वारा ये बताया गया है कि कोवैक्सीन जो कि अभी सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा था, उसका जो है चिल्ड्रेन के लिए यानी कि बच्चों के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का परमिशन दे दिया गया है। यहाँ पर 2 साल से लेकर के 18 साल तक के एज ग्रुप वालों को ट्रायल किया जाएगा, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। कोविड-19 को लेकर के आज के अखबार में बहुत सारे एडिटोरियल आए हैं। उसमें से एक एडिटोरियल जिसका शीर्षक है प्लानिंग फॉर फ्यूचर वेव ऑफ द पेंडेमिक, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पेज नंबर 6 में इस एडिटोरियल को दिया गया है और यहाँ पर उसी बात की चर्चा की जा रही है जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है, यानी कि जो आने वाला वेव है कोरोना का, उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि इस एडिटोरियल में कौन कौन सी प्रमुख बातें यहाँ पर कही गई है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा। जैसा कि यहाँ पर सर्विलांस स्ट्रेटजी का जिक्र किया गया है, यहाँ पर यह बात समझाने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा कि जिस तरीके से हम कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि हमारे देश में जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो नंबर हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि ये डेटा क्या सही है या नहीं, इसकी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि रूरल इंडिया में यानी कि जो गांव का जो क्षेत्र है हमारे देश का, वहां पर अभी भी टेस्टिंग उस पैमाने पर नहीं हो रही है जिस पैमाने पर शहरों में होती है। तो यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर हम रियल डेटा को देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें यह जानना होगा कि अभी भी हमारे देश में जो केसेस हैं कोविड के वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनकी रिपोर्टिंग जो है सही तरीके से नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सेंटर और स्टेट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो नंबर कम आ रहे हैं उससे वो खुश ना हो, और जो यहाँ पर जो कड़ाई बरती गई है कोविड-19 को संभालने के लिए, उसको कोई भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से दुनिया के देशों में यह पता चला है कि कोविड-19 का दूसरा, तीसरा और चौथा वेव तक आता है, तो हमें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें अभी से ही अपने देश में कोरोना के तीसरे वेव से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर यह भी बताया गया है किस तरीके से हमने ढिलाई बरती। पिछले साल महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और हमने जो कड़ाई बरतनी चाहिए थी अपने देश में, जो अवेयरनेस फैलाना चाहिए था लोगों के बीच में, हमने वो नहीं किया और इसका खामियाजा हम अभी भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमें जो डेटा कम आ रहे हैं उस पर कम विश्वास करना चाहिए, रियल डेटा पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, और इसको लेकर के सर्विलांस की जो स्ट्रेटजी है उसे और मजबूत करना चाहिए। यहाँ पर वैक्सीनेटिंग द पॉपुलेशन, इसका जिक्र किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस महामारी से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए, और यहाँ पर इसी बात का जिक्र करते हुए लेखक ने कहा है कि हमें बहुत ही जल्दी से अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना होगा, उन्हें जल्दी से जल्दी वैक्सीन मुहैया करानी होगी, और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ उपाय भी सुझाए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार को विदेशों में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वैक्सीन का, उसको बुलाना चाहिए भारत में, और भारत की कंपनियों से कोलैबोरेट करके, समझौता करके यहीं पर वैक्सीन उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे ये होगा कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनेंगे, वैसे वैक्सीन बनेंगे जिसे WHO ने प्रमाणित कर दिया है, जिसे लगाया जा सकता है लोगों को। तो यहाँ पर ये होगा कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के साथ साथ अपने देश के लोगों को भी ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन दे पाएंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर हम ऐसा कर पाते हैं, अगर हम वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा सकते हैं, तो हमारा इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा,
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें अभी तक इस महामारी का इलाज नहीं मिला है, उनके पास अपना वैक्सीन नहीं है। अगर भारत खुद का भी वैक्सीन बनाता है और बाहर के वैक्सीन निर्माताओं को भारत में वैक्सीन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इससे हमारी इकोनॉमी को भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि 2009 के बाद से WHO के द्वारा 6 बार पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की गई है, जिसमें कोविड-19 भी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है वैक्सीन का पूरी दुनिया में, और अगर हम अपने देश में वैक्सीन के निर्माण को बढ़ावा देते हैं तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी को भी लाभ होगा, लोगों को तो लाभ होगा ही। यहाँ पर रोबस्ट पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स, इसमें यहाँ पर चर्चा की गई है किस तरीके से हम अपने देश में अपना जो हेल्थ सिस्टम है उसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई यहाँ पर लेखक के द्वारा। उन्होंने कहा है कि भारत को अब अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को ठीक करना ही होगा। हमारे देश में कोविड-19 के दौरान डॉक्टरों की, नर्सेस की बहुत कमी देखी गई है, यानी कि जिन्हें हम फ्रंट लाइन पब्लिक हेल्थ वर्कर कहते हैं, जिन्हें सबसे पहले कोविड-19 के मरीज को देखना पड़ता है, उन्हीं की हमारे देश में कमी है। तो हम जान कैसे बचा पाएंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हमें अपने देश में हॉस्पिटल्स, खास करके ICU हॉस्पिटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करना होगा, बनाना होगा। ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा अगर हम आने वाले थर्ड वेव से लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सुझाव में कहा गया है कि भारत सरकार को जो आशा वर्कर हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि प्रति 1000 लोगों पर एक आशा वर्कर की नियुक्ति यहाँ पर की जाए। यहाँ पर नर्सेस की संख्या बढ़ाने के लिए भी सुझाव दिया गया है और हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने के लिए भी सुझाव दिया गया है, और कहा गया है कि प्रति 30,000 से 50,000 की आबादी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर एक हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 100 बेड्स हों, उसका हमें निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो सुधर सके। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी उसी को यहाँ पर दोहराया गया था। कुछ नई बातें भी हमको देखने को मिली, जैसे यहाँ पर वैक्सीन के प्रोडक्शन को इकोनॉमी से भी जोड़ करके देखा गया है कि किस तरीके से अगर हम बाहर की कंपनियों को अपने देश में वैक्सीन के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसे अपने देश में बुलाते हैं और यहाँ के जो लोकल कंपनियां हैं उनसे कोलैबोरेशन करके, समझौता करके अगर भारत में ही निर्माण करवाते हैं तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। आइए अब एक और एडिटोरियल की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है स्टॉर्मी स्टार्ट। यहाँ पर बात की जा रही है उस चक्रवात की जिसने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और यहाँ पर स्टॉर्मी स्टार्ट का मतलब यहाँ पर है मानसून का स्टार्ट से, क्योंकि हमारे देश में अब मानसून आने वाला है और मानसून आने के पहले ही एक चक्रवात यानी कि साइक्लोन हमारे देश से होकर के गुजर गया। यहाँ पर इस एडिटोरियल में इस बात की चर्चा की गई है लेखक के द्वारा कि हर साल हमारे देश में ऐसा कोई ना कोई भयानक चक्रवात यानी कि साइक्लोन आता है। जिस तरीके से पिछले साल साइक्लोन निसर्ग आया था और इस साल साइक्लोन तौकते आया है, उससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर हमें इन साइक्लोन का सामना लगातार करना पड़ेगा और यहां पर भारत को इन साइक्लोन से हुए नुकसान से निपटने के लिए एक तैयारी करके रखनी होगी और इसी का यहां पर जिक्र किया गया है इस एडिटोरियल में। यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में इस तूफान से जीवन को नुकसान हुआ है, वो इस बात पर बल देता है कि हमें अभी भी बचाव और राहत कार्य में रक्षा बलों द्वारा समर्थित एक प्रशिक्षित कैडर बनाने की जरूरत है, जो कि ऐसे समय में हमारे देश के लोगों को बचा सके। और यहाँ पर जोर दिया गया है प्रशिक्षण के ऊपर, यानी कि हमें एक स्पेशल फोर्स यहाँ पर बनाना होगा जो कि ऐसे मामलों को देखने में महारत हासिल रखता हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर एडिटोरियल में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एडिटोरियल के अंतिम भाग में ये बताया गया है किस तरीके से भारत इस तरह के साइक्लोन और उससे होने वाले नुकसान को आसानी से
हैंडल कर सकता है, ठीक कर सकता है। और इसके लिए सरकार को एक योजना बनानी होगी जिसमें आईएमडी यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, वो बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। यहां पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि भारत चक्रवातों से निपटने के लिए कितनी अच्छी तरह तैयार है, यह पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन पर निर्भर करता है। यहां पर यह कहा गया है कि हमारी जो विशेषज्ञता है वो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा विकसित हुई है इन तूफानों को लेकर के। अगर हम इस विशेषज्ञता को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं और उसके आधार पर नीतियां तैयार कर पाएं तो हम आसानी से इन चक्रवातों से निपट सकते हैं। यहां पर आईएमडी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि आईएमडी ने भले ही ये कहा हो कि उन्होंने साइक्लोन के आने की चेतावनी देने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रणाली विकसित की है, लेकिन यहां पर कहा गया है कि अभी भी बहुत कुछ करने का जरूरत है। आईएमडी को लगातार अपने सिस्टम को आगे बढ़ाना होगा, उसे और मजबूत करना होगा। साइक्लोन आने का जो सूचना है उसे सही तरीके से ट्रैक करना होगा जिससे कि हमारे देश में नुकसान कम हो। यहां पर सबसे अंतिम भाग में यह कहा गया है कि भारत को इन चक्रवातों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे और उन कदमों की यहां पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सबसे पहला कदम तो यही होगा कि हमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाने का जरूरत है जो कि सही समय पर सटीक सूचना दे पाए कि देश में चक्रवात आने वाला है और वो किस जगह से गुजरने वाला है। यहां पर इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि हमें अब व्यवस्था में सुधार करना होगा, उसे बनाना होगा। और यहां पर कहा गया है कि जो कोस्टल राज्य हैं यानी कि जो समुद्र से लगने वाले हमारे राज्य हैं वहां पर ऐसे घर बनाए जाएं जो इन तूफानों को झेल सकते हों। यहां पर स्टॉर्म शेल्टर बनाने की बात कही गई है, मतलब कि अगर स्टॉर्म आता है, अगर चक्रवात आता है तो एक ऐसा शेल्टर बनाया जाए जहां पर लोग जाकर के रह सकते हों। यहां पर यह भी कहा गया है कि जिन लोगों का यहां पर नुकसान होता है इन चक्रवातों से, उन्हें सरकार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से भी मदद करनी चाहिए। और ये मदद कुछ दिनों की होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ दिन कुछ महीने आपने उसकी हेल्प की, उनकी मदद की और फिर उन्हें छोड़ दिया। यहां पर उनकी प्रॉपर्टी को, उनके एसेट को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई भी सरकार को सही तरीके से करने चाहिए। तो यहां पर यह बात कही गई है कि किस तरीके से भारत आने वाले समय में इन चक्रवातों से सही तरीके से निपट सके और हमारे अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होता है इन चक्रवात के कारण उसको कम कर सके। इसको लेकर के इस एडिटोरियल को लिखा गया है। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया है जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो एक क्राइसिस है, एक गतिरोध शुरू हुआ है, उसको लेकर के है। यहां पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से पूरी दुनिया को इन दो देशों के बीच में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए काम करना चाहिए। और यहां पर जो स्टेक होल्डर हैं यानी कि जो लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं उनके व्यूज को भी यहां पर रखने का प्रयास किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इस एडिटोरियल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यहां पर इस एडिटोरियल की शुरुआत में ही कहा गया है कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो एक गतिरोध शुरू हुआ है वो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका, तुर्की और नाटो। यानी कि अमेरिका, तुर्की के साथ साथ जो नाटो है वो एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है यूक्रेन और रूस के बीच में जो गतिरोध हो रहा है उसको कम करने में। यहां पर आप सभी को पता होगा कि 2014 में भी रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ा था और यहां पर उस समय 2015 में मिन्स्क समझौता किया गया था, लेकिन मामला जो है अनसुलझा रहा था। और ये जो लड़ाई अभी हो रही है, ये जो गतिरोध है, वो उसी मामले का नया रूप है। यानी कि जो तनाव यूक्रेन और रूस के बीच में 2014 में शुरू हुआ था क्रीमिया पेनिनसुला को लेकर के, वो अभी तक चल रहा है। और मैंने आज के क्वेश्चन में भी आपको मिन्स्क समझौते के बारे में चर्चा की है, आप वहां भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने मिन्स्क समझौते को समझाने का प्रयास भी किया है। बहरहाल यहां पर आगे बढ़ते हैं इस एडिटोरियल में। यहां पर कहा गया है कि 2014 का मुद्दा तो अभी अनसुलझा था ही, इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्टिक्स और लुहांस क्षेत्रों में
जो नया लड़ाई शुरू हुआ है वो भी इन दोनों देश के बीच में गतिरोध का कारण बना है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो रूसी समर्थित अलगाववादी हैं वो यहाँ पर यूक्रेन सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं। यानी कि अभी 2014 का मसला तो सुलझा नहीं था, लेकिन यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में डोनेस्टस्क और लुहांस्क क्षेत्रों में फिर से लड़ाई छिड़ गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अप्रैल 2021 के शुरुआत में ही मॉस्को ने कथित तौर पर यूक्रेन की पूर्वी सीमा के पास हजारों सैनिकों के साथ टैंक और तोपखाने तैनात किए हैं। इसके साथ साथ क्रीमिया में जो ब्लैक सी है वहां पर भी उन्होंने अपनी सैनिक स्थिति बढ़ाई है। और इसको देख करके यूक्रेन और रूस के बीच में एक सैनिक तनाव यहां पर हो सकता है और जो अभी गतिरोध बना हुआ है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, यहां पर तुर्की और अमेरिका और नाटो का जिक्र किया गया है। यहां पर बताया गया है किस तरीके से ये देश यूक्रेन और रूस के बीच में शांति समझौता करा सकते हैं और यही देश हैं जिनके कारण माहौल भी बिगड़ सकता है। यहाँ पर नाटो का जिक्र किया गया है और यूएस का जिक्र किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि नाटो और अमेरिका की प्रतिक्रिया कैसी थी। यहाँ पर 13 अप्रैल 2021 को नाटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने नाटो यूक्रेन आयोग की बैठक में यूक्रेनी विदेश मंत्री को ये बताया कि नाटो पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रसिया को जब ये पता चलेगा कि नाटो जो है यूक्रेन के विदेश मंत्री को यह कह रहा है कि वो पूरी तरीके से उनके साथ है, अगर कोई झड़प होती है, कोई लड़ाई होती है तो नाटो जो है वो यूक्रेन का साथ देगा, इससे रूस भड़क सकता है और यहाँ पर जो शांति की कोशिशें की जा रही हैं उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जून 2020 में नाटो ने ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जॉर्डन और स्वीडन के साथ यूक्रेन को एक उन्नत अवसर भागीदार के रूप में मान्यता दी थी। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जॉर्डन और स्वीडन के साथ साथ यूक्रेन, ये नाटो के परमानेंट मेंबर अभी नहीं बने हैं। यहाँ पर उन्नत अवसर भागीदार का मतलब ये है कि नाटो इनको मुश्किल स्थिति में, मुश्किल दिनों में सहायता प्रदान करेगा और ये देश नाटो के क्लोज एलाई माने जाएंगे। तो यहाँ पर यूक्रेन जो है अभी नाटो का पूरी तरीके से मेंबर नहीं बना है, लेकिन नाटो और यूक्रेन के बीच में बैठकें होती रहती हैं और इसी नए बैठक में नाटो के द्वारा यूक्रेन को समर्थन देने की बात कही गई है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसको लेकर के यूक्रेन नाटो पर यह दबाव बना सकता है कि यूक्रेन को वो परमानेंट मेंबर बना ले नाटो का। इससे यूक्रेन को फायदा ये होगा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला भी करता है तो नाटो उसकी बचाव में आएगा और ये देख करके रूस जो है यूक्रेन पर हमला करने से बचेगा। लेकिन इसी एडिटोरियल में ये बात कही गई है कि ये देखना होगा कि नाटो कितने समय तक और किस स्थिति तक यूक्रेन का सहायता करता है। यहाँ पर तुर्की का भी बात किया गया है और यहाँ पर तुर्की ने भी यूक्रेन को समर्थन दिया है। यहाँ पर 11 अप्रैल 2021 को ही तुर्की और यूक्रेन के रणनीतिक साझेदारी के 10वीं बैठक में तुर्की के द्वारा उसके सपोर्ट को दर्शाया गया यूक्रेन के लिए और यहाँ पर दोनों नेताओं ने ब्लैक सी क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा। अभी अभी आपने सुना कि मैंने आपको बताया कि रूस के द्वारा ब्लैक सी में भी सैनिकों को बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो पूर्वी यूक्रेन है वहां पर भी उसके हजारों सैनिक टैंक और तोपखानों के साथ डटे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो गतिरोध की स्थिति बनी है, यहाँ पर तुर्की ने जो है यूक्रेन को समर्थन दिया है। यहाँ पर जो तुर्की का पूरा ध्यान है वो ब्लैक सी के एरिया पर है, यानी कि तुर्की यूक्रेन को यहाँ पर समर्थन दे रहा है जिस तरीके से नाटो और अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को समर्थन दिया गया है। यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंतिम भाग में शांतिपूर्ण समाधान की बात कही गई है। हमने देखा कि किस तरीके से यूएस, नाटो और तुर्की के द्वारा यूक्रेन को समर्थन दिया गया है, जिससे रूस बहुत ही भड़का हुआ है
और वो किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर इस एडिटोरियल के सबसे अंतिम भाग में ये कहा गया है कि किस तरीके से हम इन दो देशों के बीच में जो गतिरोध है उसे शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन दोनों देशों को दुनिया की जरूरत है। दुनिया के देशों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों देशों के बीच में जो तनाव की स्थिति है उसको कम किया जाए, इसे और भड़काने की कोशिश ना की जाए। और जिस तरीके से मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था 2014 में, उसी के आधार पर बातचीत करके यूक्रेन और रसिया अपना जो तनाव है उसको कम कर सकते हैं। और पूरी दुनिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव कम हो। आइए अब एक और न्यूज़ पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 में एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है 9,000 इंडियंस डिटेल्स चेक्ड फॉर यूएस एंट्री स्कीम। तो यहाँ पर 9,000 भारतीयों की डिटेल्स को चेक किया गया है फॉर यूएस एंट्री स्कीम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये यूएस एंट्री स्कीम है क्या। ये स्कीम ग्लोबल एंट्री यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, जिसे हम सीबीपी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा संचालित एक सुविधा है, जो एक एजेंसी है जो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के तहत काम करती है, जो कठोर पृष्ठभूमि जांच के बाद आगमन पर पूर्व अनुमोदित कम जोखिम वाले यात्रियों की आवाजाही को तेज करता है। तो यहां पर कहा गया है कि अगर आप पूर्व अनुमोदित हैं, यानी कि अगर आपकी जांच पहले से ही कर ली गई है और ये पता चला है कि आप कम जोखिम वाले यात्री हैं, तो यहां पर इस योजना के तहत यूएस के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकती है। यहां पर ये आपको जानना जरूरी है कि ऐसा करने के लिए आवेदकों को $100 का फी देना पड़ता है और एक व्यक्तिगत साक्षात्कार का शुल्क भी लिया जाता है। इसके बाद उनका बायोमेट्रिक कलेक्शन भी लिया जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है उसे 2008 में शुरू किया गया था, लेकिन भारत को 2017 में ग्लोबल एंट्री का सदस्य बनाया गया। तो याद रखिएगा कि भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि वह 2017 में बना। और यहां पर इसी को देखते हुए 9,000 ऐसे भारतीय हैं जिसकी जो पृष्ठभूमि है उसको यहां पर चेक कराया गया है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, CCTNS का यहां पर जिक्र किया गया है। आप सोचते होंगे कि आखिर ये जो चेक है वो हम लोग कैसे करते हैं, भारत कैसे करता है। तो यहां पर CCTNS का जिक्र किया गया है, यानी कि द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, यानी कि CCTNS। CCTNS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे देश के 97% जो पुलिस स्टेशन है वो इससे जुड़े हुए हैं, और इसी का उपयोग जो है वेरिफिकेशन के लिए भारत के द्वारा किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि CCTNS, जिसका मैं फुल फॉर्म क्या बता रहा हूं, द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, उसे जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के द्वारा निर्माण किया गया था, बनाया गया था, जो कि खुद यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं इस न्यूज में, आपको इसका ध्यान रखना है। आइए अब आज के समाचार पत्र पर आधारित मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देख लेते हैं। और यहां पर पहला प्रश्न है, सटीक पूर्वानुमान और क्षमता निर्माण गंभीर चक्रवातों से निपटने की कुंजी है, इस कथन का विश्लेषण करें। जैसा कि हमने एक एडिटोरियल में पढ़ा कि भारत एक ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां पर हर साल कोई ना कोई साइक्लोन आता रहता है, और भारत को इस बात को समझते हुए इसका सटीक पूर्वानुमान और क्षमता निर्माण पर जो है गंभीरता से सोचना होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम इन चक्रवातों से होने वाले जो नुकसान है उससे बच सकते हैं। तो जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में आप इस बात की चर्चा करेंगे कि हर साल भारत में साइक्लोन, तूफान आते रहते हैं और उनके कारण हमारे देश में जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। और उसके बाद मुख्य भाग में आप इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, इन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र करें। जैसे मैंने आपको एडिटोरियल में बताया था कि हमें उपयुक्त डिजाइन के मजबूत घर बनाने होंगे, पर्याप्त तूफान आश्रय बनाने होंगे, सटीक प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए सिस्टम बनाने होंगे। इन सभी बातों का यहाँ पर आप जिक्र करें और अपने उत्तर की संरचना करें।
आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, बताएं कि कैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्र महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और आपकी राय में आने वाली चुनौतियां क्या हैं। तो जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो आपको भूमिका में कोविड-19 के लहर से जो हमारा देश का हाल हुआ है, जिस तरीके से हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ा है, जिस तरीके से ये खुल करके सामने आ गया है कि जो हमारी जनसंख्या है उसके रेशियो में, उसके अनुपात में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कुछ भी नहीं है, उस बात का आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। और मुख्य भाग में आप बता सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में जो पहला न्यूज़ हमने देखा था कि लगभग अभी जितने भी केस आ रहे हैं उसका 65% अब ग्रामीण इलाकों से आ रहा है, उसका आप यहाँ पर जिक्र करें। किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में ये बढ़ा है और किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और इलाज की सुविधा बहुत ही कम है, उसका भी आप यहाँ पर जिक्र करते हुए इस बात को बता सकते हैं कि भारत को किस तरीके से फ्यूचर में तैयारी करना चाहिए। एडिटोरियल में भी मैंने आपसे जिक्र किया है कि भारत को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। उन सभी बातों का जिक्र करके आप उत्तर की संरचना कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। आज की जानकारियां आपको एग्जाम में मदद करेंगी। अगर आपको ये आज का अंक अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।